ऊपर नीले आसमान से ऊर्जा की हिंसक लहरें लगातार दबी हुई गड़गड़ाहट की आवाजें पैदा करती रहीं। हालांकि जियाओ यान उस जगह से बहुत दूर था जहां लड़ाई हो रही थी, फिर भी उसके कान असहज महसूस करने लगे। जियाओ यान ने दूर क्षितिज पर ध्यान केंद्रित किया जहां हरा और लाल रंग हवा में भरा हुआ लग रहा था। आलसी सफेद बादल भी अपवाद नहीं थे, क्योंकि वे दो रंगों की छाया में रंगे हुए थे। एक और तेज गर्जना जियाओ यान के कानों में गूंजी, जिससे उसे मुश्किल से निगलना पड़ा। आकाश में ऊर्जा के दबाव से वास्तव में उसके पैर कांपने लगे। क्या ये ताकतवरों के बीच की लड़ाई है? जियाओ यान ने अपने मुंह में बुदबुदाया। ये पहली बार था जब उसने इस स्तर की लड़ाई से भयानक शक्ति देखी थी। उसे लगा कि अतीत का वो कुएं में पड़ा मेंढक था। केवल अब उसे आखिरकार समझ में आया कि किताबों में दर्ज रिकॉर्ड, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा 10,000 विरोधियों को संभालने का वर्णन किया गया था, वो केवल किंवदंतियां नहीं थी। जियाओ यान के बगल में खड़े होकर याओ लाओ ने अपनी भौहें आपस में दबाई और क्षितिज पर हो रही दूर की लड़ाई को देखा और खुद से बुदबुदाया, वो महिला एक इंसान होनी चाहिए। वो मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज तक क्यों भागी और एमेथिस्ट विंग्ड लायन से क्यों लड़ी? क्या तुम्हें झटका लगा? याओ लाओ ने अचानक मुस्कुराते हुए पूछा, जब उसने अपना सिर झुकाया और कांपते हुए जियाओ यान को देखा। बड़ी मुश्किल से अपना सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उनकी लड़ाई देखने के बाद ही मुझे समझ में आया कि मैं जिन लड़ाइयों में शामिल रहा हूं, वे महत्वहीन थी। के मैंने पहले ही कहा है कि डू क्यूई महाद्वीप बहुत बड़ा है। यहां डू हुआंग अभ्यासी से भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं। तुम्हारे पास क्षमता है। जब तुम आखिरकार उस स्तर पर कदम रखोगे तो तुम्हें स्वाभाविक रूप से एहसास होगा कि ये दुनिया बहुत रोमांचक है। याओ लाओ हंसा। हालांकि इन लड़ाइयों में इस्तेमाल की गई शक्ति बहुत डरावनी है, लेकिन मैं बहुत महत्वाकांक्षी नहीं होऊंगा। यात्रा को एक बार में एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जियो यान ने शानदार ढंग से मुस्कुराया। यह सुनकर याओ लाओ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने जल्दी से एक प्रसन्न मुस्कान दी और सिर हिला दिया। क्या तुम वहां जाकर उनकी लड़ाई देखना चाहते हो? दूर की लड़ाई की ओर अपनी ठोड़ी उठाते हुए याओ लाओ ने पूछा। वे हमें नहीं खोज पाएंगे, है ना? बोलते समय जियो यान की शुरुआती खुशी उसकी चिंता में डूब गई। क्या तुम मुझे नीचे नहीं देख रहे हो? याओ लाओ ने अपना हाथ हिलाया, अपने शरीर को एक बहती हुई रोशनी में बदल दिया और जियो यान के शरीर में प्रवेश किया। तुरंत एक घनी सफेद ऊर्जा जियो यान के चारों ओर घूम गई। मैं इस अवधि के दौरान तुम्हारे शरीर को नियंत्रित करूंगा। जैसे ही उसने ये वाक्य कहा, जियो यान की पीठ पर जियुन पंख अपने आप बाहर की ओर बढ़ गए। इस बार जियुन पंख न केवल 1 मीटर से अधिक लंबे थे, बल्कि उनकी सतह पर बैंगनी रंग की रोशनी बह रही थी, जो ज्वलंत और रहस्यमय दोनों लग रही थी। घनी सफेद ऊर्जा ने धीरे धीरे पंखों की बैंगनी रोशनी को घेर लिया, जिससे चमकती हुई चमकदार रोशनी छिप गई। चलो चलते हैं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक सच्चा मजबूत व्यक्ति क्या होता है। याओ लाओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए जियुन विंग्स को फड़फड़ाया। धीरे धीरे जियाओ यान के शरीर को हवा में उठाया। पंखों की जोड़ी ने फिर से फड़फड़ाया, जिससे जियाओ यान कम ऊंचाई पर युद्ध के मैदान की ओर भागा। पेड़ों की धुंधली छवियों को अपने नीचे पीछे हटते हुए देखकर जियाओ यान इतना उत्साहित था कि उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। जियुन विंग्स की मदद से याओ लाओ की वर्तमान गति वो टैन सिटी में वापस की तुलना में बहुत तेज थी। बहुत तेज गति से उड़ने के आनंद ने जियाओ यान को आसमान की ओर मुंह करके चिल्लाने के लिए प्रेरित किया। जियाओ यान जंगल की छतरी के साथ बहुत तेज गति से उड़ा और 10 मिनट के बाद आखिरकार लड़ाई के करीब पहुंच गया। ऊर्जा की भारी तरंगों से जो दबाव संचारित हुआ, उसने याओ लाओ की सुरक्षा में होने के बावजूद जियाओ यान के दिल को कांपने पर मजबूर कर दिया। जियाओ यान आखिरकार आसमान में लड़ाई से 100 मीटर से भी कम दूरी पर रुक गया।
जियाओ यान ने बड़े जंगल की आड़ ली और एक विशाल पेड़ के ऊपर उतरा। यहां जियाओ यान स्पष्ट रूप से उस जोड़े को देख सकता था जो आसमान में लड़ रहे थे। नजदीक से देखने पर जियाओ यान ने एक बार फिर डू हुआंग की उग्रता और कठोरता का अनुभव किया। ऊपर नीले आसमान में हरे और लाल रंग ने पूरे क्षितिज के लगभग आधे हिस्से को घेर लिया, जिससे एक शानदार तस्वीर बन गई। जियाओ यान की नजर सबसे पहले आसमान में विशाल जादुई जानवर पर पड़ी। जादुई जानवर का शरीर 7 या 8 मीटर लंबा था। उसके शरीर की सतह बैंगनी रंग के क्रिस्टल की एक परत से ढकी हुई थी, जो सूरज की रोशनी को परावर्तित करती थी और उसे सभी दिशाओं में चमकाती थी। जादुई जानवर का सिर एक अशुभ दिखने वाले शेर का सिर था, जिसमें खूनी लाल जानवरों की 2 आंखें थी, जिनमें बैंगनी रंग की अजीब सी चमक थी और एक बड़ा मुंह नुकीले दांतों से ढका हुआ था। जानवर के सिर के ऊपर एक लाल रंग का कुंडलाकार सींग था, जिसके चारों ओर बैंगनी रंग की ज्वाला का एक समूह था। शेर के शरीर के पिछले हिस्से से बैंगनी रंग के पंखों की एक जोड़ी निकली हुई थी। जब वो फड़फड़ाता था तो ज्वाला के कई छोटे छोटे समूह सभी दिशाओं में फैल जाते थे, बिल्कुल एक फ्लेम थ्रोवर की तरह। इसके 4 खुरदरे और मजबूत पंजे भी इसी तरह बैंगनी क्रिस्टल की एक परत से ढके हुए थे। हर बार जब वे नीचे उतरते थे तो वे खाली हवा को हिला देते थे, जिससे एक ऐसी महान शक्ति का प्रदर्शन होता था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। विशाल जादुई जानवर हवा में खड़ा था, जबकि आकाश से एक आकारहीन दबाव नीचे उतर रहा था, जिससे जियो यान की आत्मा कांप रही थी। क्या ये पौराणिक नीलम पंख वाला शेर है? जियाओ यान ने धीरे से बुदबुदाया, क्योंकि वो जादुई जानवर को अस्पष्ट रूप से देख रहा था, जो सुंदरता और विनाश दोनों को प्रदर्शित करता था। जियाओ यान ने एमेथिस्ट विंग्ड लायन के लिए महसूस किए गए विस्मय के कारण अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपनी नजर उस व्यक्ति पर डाली जिसने एमेथिस्ट विंग्ड लायन को चुनौती दी थी। एक महिला। जब जियाओ यान की नजर पहली बार सुडौल और सुंदर शरीर पर पड़ी तो वो चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एमेथिस्ट विंग्ड लायन से लड़ने की हिम्मत करने वाला मजबूत व्यक्ति वास्तव में एक महिला थी। आकाश में महिला ने एक तंग पोशाक पहनी हुई थी, जो उसके सुंदर शरीर को ढक रही थी, और एक अजीब दिखने वाली लंबी तलवार चला रही थी, जो हरे रंग की रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। उसके काले बालों को एक शानदार दिखने वाले फीनिक्स एक्सेसरी द्वारा जगह दी गई थी। उसका सुंदर और गतिशील चेहरा बहुत शांत था, जो एक जादुई जानवर का सामना करने पर भी थोड़ा सा भी बदलाव नहीं दिखा रहा था, जो डू क्यूई महाद्वीप में बेहद प्रसिद्ध था। रहस्यमयी महिला की पीठ पर हरे रंग के पंखों की एक जोड़ी थी, जो थोड़ी भ्रामक लग रही थी। वे संभवतः उसके डू क्यूई के समामेलन से बने थे। डू क्यूई का पंखों में परिवर्तन उन लोगों का प्रतीक था जो डू वांग या उससे अधिक शक्तिशाली थे। रहस्यमयी महिला हल्के से आकाश में खड़ी थी। उसके शांत और सुंदर चेहरे पर एक शालीनता और कुलीनता थी, जिसे उसकी साधारण पोशाक भी नहीं छिपा सकती थी। मानव महिला, तुम क्यों आई और मेरे आराम में खलल डाला? आकाश में विशाल नीलम पंख वाला शेर अचानक मानव की भाषा का उपयोग करते हुए दहाड़ उठा। यह सुनकर कि जादुई जानवर मानव भाषा बोलता है, जियाओ यान पहले तो चौंक गया, लेकिन जल्दी ही उसे कुछ एहसास हुआ। इस पद पर पहुंचने के बाद जादुई जानवरों ने बहुत पहले ही चेतना प्राप्त कर ली थी, और उनके पास एक ऐसी बुद्धि थी जो किसी मानव से कम नहीं थी। मैं आपकी महारानी का बैंगनी आत्मा क्रिस्टल उधार लेना चाहती हूं। रहस्यमयी महिला ने अपने लाल होंठ खोले और उसकी खूबसूरत आंखें नीलम पंख वाले शेर को घूरने लगी। उसकी धीमी आवाज स्पष्ट और मार्मिक थी। बैंगनी आत्मा क्रिस्टल, मैं हर 20 साल में केवल एक छोटा सा टुकड़ा गिरा सकता हूं। इसे मांगने वाले तुम कौन होते हो? नीलम पंख वाले शेर ने मजाक में कहा, मैं इसके बदले में कुछ ऐसा दे सकता हूं जिसकी तुम्हें जरूरत है। रहस्यमयी महिला भी इस छठे दर्जे के जादुई जानवर से
थोड़ी डरी हुई लग रही थी, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। इसलिए जब वो बोल रही थी तो वो जोरदार नहीं थी। बदलाव? हाँ, ठीक है। ऐसा हुआ कि मैं अब शरीर परिवर्तन के चरण में हूं। अगर तुम मुझे शरीर परिवर्तन की गोली खिला सकती हो तो मैं तुम्हें एक बैंगनी आत्मा क्रिस्टल दूंगा। तुम क्या कहती हो? नीलम पंख वाले शेर ने महिला का सुझाव सुनकर चिल्लाया, वास्तव में इतना मांगना? शरीर परिवर्तन की गोली एक दुर्लभ गोली है, जिसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए एक टियर 7 कीमियागर की आवश्यकता होती है। इसे बैंगनी आत्मा क्रिस्टल के बदले में इस्तेमाल करना, जब तक कि वो महिला मूर्ख न हो। नीलम पंख वाले शेर की मांग सुनकर याओ लाओ अपनी पुरानी आवाज में हंसा। जियो यान ने अपनी आंखें झपकाई। इस गोली के बारे में पहली बार सुनकर उसने उत्सुकता से पूछा, इसके नाम से ऐसा लगता है कि ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल मैजिक बीस्ट को अपना शरीर बदलने में मदद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ना? क्यों? क्या ये बहुत कीमती है? बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल की मदद से एक मैजिक बीस्ट पूरी तरह से मानव आकार में बदल सकता है। एक बार जब वे इस परिवर्तन को प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी प्रशिक्षण गति एक मानव के बराबर हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि ये चीज मूल्यवान नहीं है? ओह, जियाओ यान ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया। एक मैजिक बीस्ट की उम्र एक इंसान की तुलना में बहुत लंबी होती है। हालांकि कुछ अजीब गोलियां थी जो किसी की उम्र बढ़ा सकती थी, लेकिन जब मैजिक बीस्ट खासकर उच्च रैंक वाले लोगों की तुलना की जाती है तो एक इंसान की उम्र वास्तव में बहुत कम होती है। एक उच्च रैंक वाले मैजिक बीस्ट की कल्पना करना ही एक डरावना विचार होगा, जिसने 100 या 80 साल तक लगातार सफलतापूर्वक रूपांतरित और प्रशिक्षित किया हो। जैसा कि याओ लाओ ने उम्मीद की थी, रहस्यमयी महिला ने नीलम पंख वाले शेर की मांग सुनकर भौहें सिकोड़ी और अपना सिर हिलाया। एक नरम आवाज में उसने कहा, मुझे खेद है, जियामा साम्राज्य में केवल कुछ ही लोग हैं जिनके पास बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल जैसी कोई चीज है। लेकिन अगर आप तैयार हैं तो मैं आपके साथ आदान प्रदान करने के लिए 3 रैंक 5 मॉन्स्टर कोर और एक हाई जुआन क्यूई विधि और डू तकनीक का उपयोग कर सकती हूं, जिसका आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। रुचि नहीं है? अगर आप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल नहीं ला सकते हैं तो आपको मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज छोड़ देनी चाहिए। नीलम पंख वाले शेर ने रहस्यमयी महिला की शर्तों को अस्वीकार करने में संकोच किए बिना अपना बड़ा सिर हिलाया। एक नरम आह भरते हुए रहस्यमयी महिला ने धीरे से अपने हाथ में अजीब दिखने वाली लंबी तलवार उठाई और असहाय होकर कहा, अगर ऐसा है तो मुझे बल का उपयोग करना होगा। हाँ, इंसान हमेशा ऐसे ही होते हैं। रहस्यमयी महिला की हरकत देखकर नीलम पंख वाले शेर ने तुरंत जोरदार ठहाका लगाया। थोड़ी देर बाद हंसी आखिरकार कम हो गई और उसकी आवाज एक बार फिर ठंडी हो गई। मुझे पता है कि तुम भी एक डू हुआंग हो, लेकिन अगर हम वास्तव में लड़े तो ये एक वास्तविक सवाल होगा कि क्या तुम मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज से जिंदा बाहर निकल पाओगे या नहीं। तुम्हें इसके बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। रहस्यमयी महिला ने उदासीनता से जवाब दिया और धीरे से अपना हाथ उठाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, हवा में अचानक एक हरे रंग का बवंडर दिखाई दिया। शुरू में बवंडर केवल 2 मीटर चौड़ा था, लेकिन एक पल बाद बवंडर फैलने लगा और एक विशाल बवंडर में बदल गया जो 100 फीट से भी ज्यादा चौड़ा था। आसमान और जमीन के बीच की जगह में हरा बवंडर लगातार जमीन पर बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ता हुआ घूम रहा था। भयंकर हवा ने तेजी से पेड़ों को कुचल दिया, जिससे हवा चूरा से भर गई। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला तुम मनुष्यों का क्षेत्र नहीं है। तुम्हें इतना क्रूर व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। नीलम पंख वाले शेर ने बढ़ते विशाल बवंडर को देखा और गुर्राया। उसके बड़े मुंह से एक गहरी दहाड़ पूरे पर्वत श्रृंखला में गूंज उठी। शेर की दहाड़ के बाद उसके शरीर पर नीलम चमक उठा। पलक झपकते ही उसके शरीर से एक भयंकर बैंगनी लौ हिंसक रूप से बाहर निकली। बैंगनी लौ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ी,
अंत में बैंगनी रंग का एक विशाल स्तंभ बन गया जो आकाश की ओर बढ़ गया। तीव्र गर्मी के कारण 1 किलोमीटर दूर खड़े जियाओ यान को लगातार पसीना आ रहा था। क्या भयावह स्थिति है। जियाओ यान ने अपने माथे पर पसीना पोंछते हुए और दूर के विशाल बवंडर और अग्नि स्तंभ को विस्मय से देखते हुए शुष्क स्वर में कहा, गुरु, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? एक बार फिर अपना पसीना पोंछने के बाद जियाओ यान ने नरम आवाज में पूछा। इस स्तर पर, जब तक कि किसी के पास बहुत मजबूत ट्रम्प कार्ड न हो, प्रतिद्वंदी को एक झटके में खत्म करना आमतौर पर मुश्किल होता है। जहां तक इस बात का सवाल है कि कौन जीतेगा या हारेगा, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। लड़ाई खत्म होने के बाद ही सब कुछ पता चलेगा, याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जियो यान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। अचानक उसने अपना सिर उठाया, तनावपूर्ण माहौल को देखा और फुसफुसाया, लड़ाई शुरू हो रही है। जिस समय रहस्यमयी महिला ने अपना हाथ हिलाया, उस समय आसमान में विशाल हरा बवंडर बेलगाम पंख वाले शेर की ओर बेकाबू तरीके से दौड़ा, हवा के साथ जो उन्मत्त रूप से चीख रही थी। जिन क्षेत्रों से बवंडर गुजरा, वहां जमीन पर जंगल उखड़ गए, जिससे जगह सपाट पीली जमीन में बदल गई, जबकि कई जादुई जानवर हर जगह भाग गए। याओ लाओ की सुरक्षा के साथ भाग्यशाली जियाओ यान हवा से उड़ा नहीं गया। उसने अपने हाथों से पेड़ की शाखा को कसकर पकड़ लिया और जंगल को घूरता रहा जो गंदगी में बदल गया था। अनजाने में उसने अपनी लार निगल ली। सर्पिल बवंडर को आते देख एमेथिस्ट पंख वाले शेर के बड़े मुंह से जोर से खर्राटे निकले। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और बैंगनी लौ का 20 से 30 फुट का खंभा बाहर की ओर धकेल दिया और बवंडर की ओर टूट पड़ा। दो विशाल वस्तुएं आसमान में टकराईं। जिस क्षण वे टकराई, हवा में सन्नाटा छा गया। धमाका, धूप भरे आसमान में अचानक गरज के साथ बिजली चमकी। बवंडर और अग्नि स्तंभ हिंसक रूप से टकराए, जिससे एक अनियंत्रित और भयावह ऊर्जा निकली। संपर्क के बिंदु पर हवा में लहरें दिखाई देने लगी। धमाका, बवंडर और अग्नि स्तंभ के टकराने के कुछ मिनट बाद ऐसा लगा कि उनकी ताकत खत्म हो गई है और एक विस्फोटक विस्फोट के साथ वे शांत हो गए हैं, जिसकी गूंज पूरे पर्वत श्रृंखला में सुनाई दी। जब बवंडर और अग्नि स्तंभ गायब हो गए, तो रहस्यमयी महिला जो चुपचाप बीच हवा में खड़ी थी, आखिरकार हिलने लगी। उसकी पीठ पर हरे पंख फड़फड़ाए और बिजली की तरह उसका शरीर तुरंत उस क्षेत्र से गुजरा जहां ऊर्जा अभी भी उथल पुथल में थी और नीलम पंख वाले शेर के पीछे दिखाई दी। उसके हाथ में अजीब लंबी तलवार आगे की ओर वार करती है। तलवार की नोक पर एक घूमती हुई हवा की धार बन गई और अविश्वसनीय गति से घूमती हुई एक हरे रंग की गेंद की तरह थी, जिसमें से कई धारें निकल रही थी। क्लैंक क्लैंक, हवा के ब्लेडों को ले जाने वाली लंबी तलवार ने एमेथिस्ट विंग्ड लायन के शरीर पर वार किया, जिससे हवा में एक स्पष्ट ध्वनि उत्पन्न हुई। हालांकि लंबी तलवार के चमकते वार ने केवल कुछ सफेद निशान छोड़े। ये सफेद निशान थोड़े समय के लिए मौजूद थे, फिर गायब हो गए। अपने प्रतिद्वंदी के सामान्य हमले को अनदेखा करते हुए एमेथिस्ट विंग्ड लायन ने अपना सिर घुमाया, अपने सिर पर लाल हेलिक्स के आकार के सींग से लगभग आधा मीटर आकार की एक तेज बड़ी बैंगनी लौ को फेंका। धधकती बैंगनी लौ ने रहस्यमयी महिला को अपनी भौहों को एक साथ सिकोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि उसके खाली हाथ ने उसके सामने एक अजीब सी दिखने वाली सील बना दी। हवा को धकेलने वाली शक्ति। जैसे ही उसकी स्पष्ट कोमल आवाज बंद हुई, उसके सामने हरे रंग की हवा का एक भयंकर भंवर तुरंत बुलाया गया, जिसने बैंगनी रंग के आग के गोले को रोक दिया। यह देखकर कि बैंगनी रंग की लौ का हमला अप्रभावी था, एमेथिस्ट विंग्ड लायन की आंखों में बैंगनी चमक और भी चमकीली हो गई। इसके विशाल पंजे ने खूबसूरत बैंगनी रोशनी लेकर रहस्यमयी महिला पर प्रहार किया। पंजा जहां भी गुजरा, उसने हवा को चीरते हुए हवा में एक तीखी चीख निकाली।
एमेथिस्ट विंग्ड लायन द्वारा किए गए शारीरिक हमले को देखते हुए रहस्यमयी महिला का चेहरा और भी गंभीर हो गया। लगभग 2 से 3 मीटर लंबी एक विंडशील्ड अचानक उसके सामने आ गई। क्रैक! विशाल पंजे ने हरे रंग की विंडशील्ड को कुचल दिया। शानदार बैंगनी रंग की रोशनी के नीचे एक स्पष्ट क्रैकिंग ध्वनि सुनाई दी, जिसने तुरंत विंडशील्ड को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जो हवा के साथ बिखर गए। एमेथिस्ट विंग्ड लायन के शारीरिक हमले में एक ऐसी ताकत थी जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। एमेथिस्ट विंग्ड लायन ने प्रतिद्वंद्वी की रक्षा को तोड़ते हुए एक धीमी दहाड़ लगाई। इसने अपने बड़े शरीर को घुमाया, एक और क्रूर हमला किया, जिसकी गति उसके विशाल शरीर के आकार से मेल नहीं खाती थी। नीलम पंख वाले शेर के लगातार हमले का सामना करते हुए रहस्यमयी महिला केवल चकमा देने का विकल्प चुन सकती थी। आखिरकार पूर्व की असामान्य ताकत का सामना करने का प्रयास करना मूर्खता थी। आसमान में नीलम पंख वाले शेर का शरीर लगातार तेजी से हरकते करता रहा और वह रहस्यमयी महिला बार बार पीछे हटती रही। ऐसा लग रहा था कि वह किसी नुकसानदेह स्थिति में गिर गई थी, लेकिन शुक्र है कि उसे जानवर से कोई चोट नहीं लगी। जियाओ यान ने चुपके से सीटी बजाई और सुंदर युद्ध का सामना करने के लिए अपना सिर उठाया, इसके ध्वनि प्रभावों और हवा में निरंतर तरंगों की प्रशंसा की। उनकी लड़ाई के बाद की ताकत से ही डूशी या यहां तक कि दाडूशी को भी नष्ट किया जा सकता था। नीलम पंख वाले शेर के पास बहुत मजबूत बचाव और सहन शक्ति है, जबकि महिला को कई जुआन विंड प्रकार की डू तकनीकें आती हैं। वे दोनों भी समान ताकत वाले डू हुआंग हैं। अगर वे अपने तुरुप के पत्ते खोले बिना इसी तरह लड़ते रहेंगे तो विजेता का निर्धारण करना संभव नहीं है। याओ लाओ ने लापरवाही से कहा, इसका अंत इस तरह नहीं होना चाहिए। नीलम पंख वाले शेर का स्वभाव अग्नि से है। गर्म धूप में उसकी युद्ध शक्ति मजबूत होगी, जबकि रात में ये कमजोर हो जाएगी। ये संभवतः सूर्यास्त से पहले युद्ध को जल्दी से समाप्त करने की कोशिश करेगा। जियाओ यान ने अपना सिर उठाकर आकाश में चल रहे पीछा को देखा। हाँ, ऐसा लगता है कि आपने विस्तृत अवलोकन किया है। इतने कम समय में आपने वास्तव में पाया कि नीलम पंख वाले शेर गर्म सूरज पर निर्भर करता है। जियाओ यान के विश्लेषण को सुनकर याओ लाओ कुछ अजीब तरह से मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। मैंने जो देखा उसके अनुसार उसके शरीर पर मौजूद नीलम सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। उसके शरीर में बैंगनी रंग की लौ भी उन नीलम से ही होनी चाहिए। जियाओ यान ने पलक झपकाई और अचानक पूछा, गुरु, क्या नीलम पंख वाले शेर की बैंगनी रंग की लौ को किसी कीमियागर द्वारा ज्वाला बीज में परिष्कृत करके शरीर के भीतर संग्रहित किया जा सकता है? ओह, आपकी कल्पना शक्ति बहुत बढ़िया है। जियो यान की हास्यास्पद सोच से स्तब्ध होकर याओ लाओ ने अपना सिर हिलाया और समझाया, एक कीमियागर के लिए इस तरह की ज्वाला को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल है। वे एक जादुई जानवर के भीतर से पैदा होते हैं, इसलिए उन्हें स्वर्गीय ज्वाला की तुलना में वश में करना कठिन होता है। इसके अलावा इस तरह की ज्वाला की तुलना स्वर्गीय ज्वाला से नहीं की जा सकती। ये साधारण डू क्यूई ज्वाला से बस थोड़ी ही अधिक शक्तिशाली है, इसलिए कोई भी इसे वश में करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने की जहमत नहीं उठाएगा। जियो यान ने संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया और एक बार फिर चुप हो गया। उसने अपना सिर उठाया और दुर्लभ उच्च स्तरीय लड़ाई को देखना जारी रखा। जानवर और मानव के बीच लड़ाई से पैदा हुई भारी हलचल के कारण कई जादुई जानवर अपनी नींद से परेशान हो गए। इस प्रकार मूल रूप से खाली पर्वत श्रृंखला पर कई अलग अलग और अनोखे जादुई जानवर दिखाई देने लगे। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के आंतरिक क्षेत्र में जीवित रहने के लिए इन जादुई जानवरों की ताकत मूल रूप से कम रैंक 3 थी। इस रैंक पर मैजिक बीस्ट ने एक प्रारंभिक चेतना प्राप्त की है और बाहरी क्षेत्रों में उन लोगों से पूरी तरह से अलग थे जिनके पास मूल रूप से केवल सहज ज्ञान था। मैजिक बीस्ट की दुनिया में एक बहुत ही सख्त पदानुक्रम था। उन मैजिक बीस्ट में से जो अभी अभी दिखाई दिए थे, निचले रैंक के लोग
जानबूझकर अपनी पूंछ को अपनी पीठ के पीछे रखकर युद्ध के मैदान के बाहरी क्षेत्रों में भाग गए। मैजिक बीस्ट जो पास में रुकने और लड़ाई को देखने की योग्यता रखते थे, उनकी संख्या बहुत कम थी। जियो यान ने चुपके से उनकी गिनती की थी। 3 बड़े मैजिक बीस्ट थे जो 3 पर्वत चोटियों पर सीधे खड़े थे और बाकी को नीचे देखते हुए दिखाई दे रहे थे। उनकी निगाहें पूरी तरह से हवा में हो रही लड़ाई पर केंद्रित थी। इन 3 मैजिक बीस्ट की रैंक के लिए याओ लाओ ने उन्हें सूचित किया था कि वे मनुष्यों के बीच एक डू वांग अभ्यासी के समान रैंक 5 थे। पौराणिक और प्रसिद्ध क्रूर जानवरों को घूरते हुए जियो यान अपने दिल में करहाने से खुद को रोक नहीं सका। ये मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज का केवल पूर्वी क्षेत्र था। फिर भी एक रैंक 6 मैजिक बीस्ट, 3 रैंक 5 मैजिक बीस्ट और विभिन्न रैंकों के कई अन्य मैजिक बीस्ट पहले ही दिखाई दे चुके थे। इस भयावह समूह की शक्ति आसानी से एक पूरी सेना को नष्ट कर सकती थी। जबकि कई मैजिक बीस्ट दिखाई दिए, उनमें से किसी ने भी एमेथिस्ट विंग्ड लायन की मदद करने के लिए आगे बढ़ने का कोई संकेत नहीं दिखाया। वे स्पष्ट रूप से समझते थे कि अगर वे हस्तक्षेप करते हैं तो ये पूर्वी पर्वत क्षेत्र के राजा का अपमान होगा। दोपहर से लेकर सूरज ढलने तक आसमान में लड़ाई जारी रही। बड़े सूरज को क्षितिज में गायब होते देख एमेथिस्ट विंग्ड लायन, जो अथक हमला कर रहा था, अचानक रुक गया। बैंगनी चमक वाली उसकी लाल आंखें एक असहिष्णु और राजसी रूप धारण कर रही थी, क्योंकि वो कुलीन दिखने वाली महिला को गौर से देख रही थी। मानव महिला, तुमने मेरे सीमित धैर्य को बहुत खत्म कर दिया है। एमेथिस्ट विंग्ड लायन की धीमी दहाड़ ने पहाड़ों में जंगल को हिला दिया। जब तक आपकी महारानी बैंगनी आत्मा क्रिस्टल को मुझे सौंपने के लिए तैयार है, मैं वादा करता हूं कि मैं आपको फिर से परेशान नहीं करूंगा। पूरी दोपहर तक शिकार किए जाने के बावजूद रहस्यमयी महिला अभी भी सुंदर और महान दोनों दिख रही थी। जब वो बोलती थी तो उसके चारों ओर हवा का एक भयंकर भंवर दिखाई देता था और गायब हो जाता था। चूंकि तुम इतने कृतघ्न हो तो मुझे दोष मत दो। एमेथिस्ट विंग्ड लायन के बड़े मुंह से गुस्से की हल्की निशानी के साथ शेर की दहाड़ निकली। उसके शरीर पर रोशनी लगातार तीव्र होती गई, जब तक कि चमकदार रोशनी अंततः डूबते सूरज की रोशनी को ग्रहण नहीं करने लगी। ये अपनी असली ताकत दिखा रहा है। एमेथिस्ट विंग्ड लायन के शरीर पर शक्ति को देखकर जियाओ यान में प्रत्याशा उमड़ पड़ी और वो फुसफुसाया। हवा में नीलम पंख वाले शेर पर तीव्र बैंगनी प्रकाश को देखकर आसपास के जादुई जानवर जो लड़ाई देख रहे थे, अचानक घबरा गए और तेजी से पीछे हटने लगे। यहां तक कि 3 विशालकाय रैंक 5 जादुई जानवर भी अपवाद नहीं थे। नीलम पंख वाले शेर की अजीब स्थिति भी कुछ ऐसी थी जिससे रहस्यमयी महिला सावधान थी। जैसे जैसे वो अपने चारों ओर ऊर्जा के अप्राकृतिक प्रवाह को महसूस करती गई, उसका चेहरा धीरे धीरे और भी गंभीर होता गया। दर्जनों फीट चौड़े क्षेत्र में एक हिंसक तूफान आने लगा। बैंगनी रंग की रोशनी ने पूरे स्थान को घेरना शुरू कर दिया। तैयारी के एक पल के बाद प्रकाश अचानक सिकुड़ गया और पलक झपकते ही चौड़ी मंडराती रोशनी एक गहरे बैंगनी प्रकाश स्तंभ में सिकुड़ गई, जो आधा फीट चौड़ा था। ये एक सील है। बैंगनी रंग के स्तंभ से ऊर्जा को महसूस करते हुए याओ लाओ आश्चर्यचकित स्वर में फुसफुसाए बिना नहीं रह सका। एक सील? जियो यान ने शब्द सुनते ही जल्दी से पूछा। कुछ अजीब उच्च श्रेणी के जादुई जानवरों को सील का उपयोग करने का जन्मजात ज्ञान होता है। ये वास्तव में अप्रत्याशित है कि ये नीलम पंख वाला शेर इसका उपयोग करना जानता है। वो महिला किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। जैसे ही याओ लाओ का स्पष्टीकरण समाप्त हुआ, गहरे बैंगनी रंग का प्रकाश स्तंभ बिजली की तरह चमक उठा। इसकी गति अत्यधिक भयावह थी और रहस्यमयी महिला से थोड़ी दूरी पर दिखाई देने से पहले 2 बार उछला। नीलम सील। जैसे ही बैंगनी प्रकाश टिमटिमाया, नीलम पंख वाले शेर की दहाड़ पूरे पर्वत श्रृंखला में गूंज उठी। जिस क्षण गहरे बैंगनी रंग का प्रकाश स्तंभ दिखाई दिया,
रहस्यमयी महिला का चेहरा बदल गया। शक्तिशाली डू तकनीक को समाप्त होने से पहले ही तुरंत जारी कर दिया गया। विभाजनकारी पवन नृत्य। रहस्यमयी महिला की पुकार के बाद उसके सामने का स्थान उतार चढ़ाव करने लगा। हवा में 100 फीट से अधिक आकार के कई विशाल गहरे हरे रंग के पवन ब्लेड दिखाई दिए। फिर वे आपस में जुड़ गए, जिससे ब्लेड के सिलेंडर जैसा कुछ बन गया, जो आगे बढ़ने पर अत्यधिक गति से घूमता हुआ दिखाई दिया। धमाका, धमाका। वो स्थान जहां बैंगनी रंग का प्रकाश स्तंभ और सर्पिल वायु ब्लेड गुजरे, विकृत हो गया। एक पल बाद दोनों एक दूसरे से टकराए, जिससे 2 उल्कापिंडों के टकराने जैसी भयावह ध्वनि निकली। बैंगनी रंग के प्रकाश स्तंभ और सर्पिल वायु ब्लेड के एक दूसरे से टकराने के कुछ समय बाद सर्पिल वायु कमजोर दिखाई देने लगी। बस कुछ ही पल में सर्पिल वायु अचानक फट गई, जबकि बैंगनी रंग का स्तंभ केवल थोड़ा मंद हो गया। सर्पिल वायु ब्लेड पर काबू पाने के बाद बैंगनी रंग का प्रकाश स्तंभ आराम से दिखाई दिया, क्योंकि इसने रहस्यमय महिला द्वारा लगाए गए दर्जनों वायु ढालों को तोड़ दिया। ये अंततः उसके शरीर में जा घुसा। प्रकाश के बैंगनी रंग के स्तंभ द्वारा हमला सफल होने के तुरंत बाद नीलम पंख वाले शेर का विशाल शरीर रहस्यमय महिला के सामने प्रकट हुआ। उसके विशाल पंजे ने 5 अत्यंत तीखे बैंगनी रंग के कांटे छोड़े, जो उसके सिर की ओर तेजी से जा गिरे। हवा की चोटी, हत्यारा उल्कापिंड। जैसे ही विशाल पंजा रहस्यमयी महिला के शरीर में घुसने वाला था, उसके हाथ में अजीब तलवार अचानक कांप उठी। प्रकाश की एक पतली रहस्यमयी किरण, जो लगभग अंगूठे के आकार की थी, तुरंत बाहर की ओर निकली। प्रकाश की किरण ने हवा को भी थरथराया। क्रैक। प्रकाश की किरण नीलम पंख वाले शेर के सिर की ओर बढ़ी, लेकिन जानवर की चतुराई ने उसे अपना सिर थोड़ा नीचे करने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश की किरण उसके माथे पर लाल सींग से टकराई। एक पल में उसके शरीर का सबसे कठोर हिस्सा साफ साफ 2 टुकड़ों में कट गया। कटे हुए सींग की वजह से नीलम पंख वाले शेर को बहुत दर्द हुआ। उसने एक हिंसक शेर की दहाड़ लगाई और उसका पंजा एक भयंकर बल के साथ आगे की ओर बढ़ा, जो रहस्यमयी महिला की छाती पर जोरदार तरीके से टूट गया। धातु की तीखी टक्कर की आवाज के बाद जिस रहस्यमयी महिला को भारी चोट लगी थी, उसने मुंह से खून उगल दिया। पीला चेहरा लिए वो अचानक घूमी और अपने हरे पंख फड़फड़ाए। उसका शरीर रहस्यमय तरीके से फड़फड़ाया और एक पल बाद क्षितिज में गायब हो गया। घायल होने के बावजूद उसने जो भयावह गति दिखाई, उसे देखते हुए नीलम पंख वाले शेर ने, जो टूटे सींग के कारण अस्थायी रूप से अपनी ताकत खो चुका था, एक जंगली दहाड़ लगाई, जो हत्या के इरादे से भरी थी। जंगली ऊर्जा से भरी इस दहाड़ के प्रभाव में पर्वत श्रृंखला में पहाड़ों के आधार भूकंप की तरह लगातार हिल रहे थे। पहाड़ की कुछ चोटियां कंपन से टूट भी गई थी। जाओ और खोजो, उस मानव महिला को खोजो। नीलम पंख वाले शेर ने एक खतरनाक दहाड़ लगाई, जो हत्या के इरादे से भरी थी, क्योंकि उसका बड़ा सिर पर्वत श्रृंखला के तल की ओर था और अपनी खूनी लाल आंखों से घूर रहा था। परिणाम स्वरूप पहाड़ के सभी जादुई जानवर तेजी से और उन्मत्त होकर आगे बढ़ने लगे। जब पहाड़ के जादुई जानवर रहस्यमयी महिला की तलाश में थे, तो जियाओ यान, जो अभी भी याओ लाओ के संरक्षण में था, किसी भी जादुई जानवर को सचेत किए बिना चुपके से अपने छिपने के स्थान पर वापस चला गया। वो बहुत रोमांचक था। उस महिला का आखिरी हमला बहुत जोरदार था। अगर नीलम पंख वाला जानवर समय रहते चकमा नहीं देता, तो उसका सिर शायद छेद दिया गया होता। आसमान में रोमांचक और खूबसूरत लड़ाई को याद करते हुए जियाओ यान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मजबूत प्राणियों के बीच लड़ाई का दृश्य ऐसा नहीं था जिसे कोई आसानी से पा सके। जियाओ यान सावधानी से झरने के आसपास के क्षेत्र में वापस लौटा और औषधीय कड़ाही और अन्य चीजें जो उसने इधर उधर छोड़ी थी, उन्हें पैक किया। वो गुफा में लौटने ही वाला था कि अचानक उसके पैर जम गए।
जियाओ यान ने अपनी आंखें चौड़ी की और झरने के नीचे बह रही नदी को घूरते हुए पलकें नहीं झपकाई। एक साधारण कपड़े पहने खूबसूरत महिला उस पर तैर रही थी। उसकी कसकर बंद आंखें और पीला चेहरा लोगों को बता रहा था कि वो काफी बुरी तरह घायल हो गई थी। गल्प। जियाओ यान ने अपनी लार निगल ली। पानी पर तैरती हुई महिला को पहचान लिया। वो मजबूत डू हुआंग थी, जिसने एमेथिस्ट विंग्ड लायन से युद्ध किया था। उसके रूपरंग से ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश थी। जियाओ यान का दिल तुरंत डगमगा गया। क्या उसे बचाना चाहिए या नहीं? अगर उसने उसे बचाया तो वो इस जगह के निवासियों को भड़का सकता है, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी वर्तमान स्थिति में वो उग्र एमेथिस्ट विंग्ड लायन द्वारा टुकड़ों में काटे जाने के दुखद भाग्य से बच नहीं पाएगी। उस समय जब जियाओ यान का दिल डगमगा रहा था, दूर के जंगल से जादुई जानवरों की दहाड़े गूंजने लगी। उफ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। जब उसने जादुई जानवर की दहाड़ सुनी तो जियाओ यान ने अपने दांत भींचे और जल्दी से पानी के बहाव में भाग गया, ताकि सादे कपड़े पहने उस महिला को पानी से बाहर निकाल सके जो भीग चुकी थी। जियाओ यान ने अपने हाथ उसकी पिंडलियों और सिर के पिछले हिस्से पर रखे। जेड जैसी गर्म और कोमल अनुभूति जो उसके संपर्क में आई, उसे अद्भुत महसूस हुई। जियाओ यान ने अपनी जीभ की नोक को काटा और अपने अंदर की फड़फड़ाहट को दबा दिया। फिर उसने रहस्यमयी सुंदरता के भीगे हुए शरीर को उठाया और पूरी ताकत से गुफा के प्रवेश द्वार की दिशा में भागा। ये पागल दौड़ तब तक जारी रही जब तक कि वो गुफा के प्रवेश द्वार से 50 मीटर के दायरे में नहीं पहुंच गया। तभी उसने राहत की सांस ली। याओ लाओ ने इस क्षेत्र के चारों ओर एक प्रकार का औषधीय पाउडर बिखेरा था। औषधीय पाउडर जादुई जानवरों को बहुत परेशान करता था, इसलिए शायद ही कोई इस जगह में घुस पाता। इसलिए इसे एक सुरक्षित स्थान माना जा सकता है। महिला को उठाकर गुफा की ओर भागते हुए जियाओ यान ने उसे धीरे से पत्थर के मंच पर लिटा दिया। वो उसके पास बैठ गया और कुछ गहरी सांसें ली। अपने आराम के दौरान जियाओ यान को आखिरकार खूबसूरत डू हुआंग को करीब से देखने का समय मिल गया। उसने ध्यान से उसका आकार देखा। ऐसा करते हुए उसके दिल में धीरे धीरे एक विस्मय पैदा हुआ। ये कहना कि वो सुंदरता उसे वर्णन करने के लिए एक तस्वीर की तरह लग रही थी, कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। वास्तव में जिस चीज ने जियाओ यान को आश्चर्यचकित किया वो थी उसकी शालीनता और कुलीनता। जियाओ यान की नजर उसके चेहरे पर पड़ी, जो इतना नाजुक लग रहा था कि एक ही सांस उसे तोड़ सकती थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें नीचे की ओर घुमाई और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उसकी गर्दन के नीचे छाती के क्षेत्र पर 5 भयानक पंजे के निशान ताजा खून बह रहे थे, जो उसके कपड़ों को खूनी लाल कर रहे थे। बेहोशी की हालत में उसकी भौहें थोड़ी सी आपस में दबी हुई थी और उसके चेहरे पर एक पीड़ादायक भाव हल्का सा दिखाई दे रहा था। हालांकि उसका वर्तमान व्यवहार उसके व्यवहार से मेल नहीं खाता था, लेकिन ये बहुत प्यारा था। उसे इलाज की जरूरत है। अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए जियाओ यान ने अपनी स्टोरेज रिंग से 10 से ज्यादा जेड की बोतलें निकाली। महिला के कपड़े खोलने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाने से पहले वो थोड़ा हिचकिचाया। हालांकि जब उसका हाथ उसके शरीर को छूने वाला था तो रहस्यमयी महिला की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गई। उन खूबसूरत आंखों में शर्मिंदगी की ठंडक और झुंझलाहट थी, क्योंकि वे जियाओ यान को गौर से देख रही थी। ओह, क्या तुम जाग रही हो? महिला के अचानक आंखें खोलने से जियाओ यान चौंक गया। उसने जल्दी से कुछ कदम पीछे हटकर अपने हाथ में छोटी जेड की बोतल उठाई और समझाया, मैं सिर्फ तुम्हारे घावों का इलाज करने का इरादा रखता था। मेरा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं था। बेशक, चूंकि तुम बेहोश थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दवा लगाने की योजना बना रहा था। लेकिन अब जब तुम जाग गई हो, तो तुम इसे खुद कर सकती हो। जैसे ही जियाओ यान ने बात की,
उसने सावधानी से जेड की बोतल उसके बगल में रख दी और एक बार फिर कुछ कदम पीछे हट गया। इस महिला की ताकत को देखने के बाद जियाओ यान थोड़ा डर गया कि वो अचानक पागल हो जाएगी और उसे एक ही थप्पड़ से मार डालेगी। तब वो एक अन्यायपूर्ण मौत का सामना करेगा। जब उसने जियाओ यान को पीछे हटते देखा तो रहस्यमयी महिला ने आखिरकार राहत की सांस ली। जियाओ यान को देखने वाली उसकी आंखें थोड़ी कम ठंडी थी। हालांकि जब वो खुद दवा लगाने वाली थी तो उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर सुन्न अवस्था में था। थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद रहस्यमयी महिला ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपने दांत पीसते हुए कहा, वो शापित जानवर, मैं उसकी सील के नीचे हूं। जियाओ यान गुफा के एक कोने में बैठ गया और उस मासूम चेहरे वाली लकवाग्रस्त रहस्यमयी महिला को देखा। हालांकि उसने आगे बढ़ने और उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। थोड़ी देर तक संघर्ष करने के बाद रहस्यमयी महिला केवल असहाय होकर अपना निरर्थक संघर्ष रोक सकी। उसने अपना सिर झुकाया और उसकी खूबसूरत आंखों ने जियाओ यान को देखा, जो एक कोने में बैठा था और जमीन पर वृत्त बना रहा था। उसने उसे ध्यान से तौला और महसूस किया कि इस नाजुक और सुंदर युवक का कोई नुकसान करने का इरादा नहीं था। अंत में उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे दवा लगाने में मदद करो। उसकी आवाज मीठी और कानों को सुकून देने वाली थी, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा बड़पन था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था, जो उसके रुतबे का नतीजा था। जियाओ यान ने अपना सिर उठाया और रहस्यमयी महिला को घूरा। उसने अपनी आंखें झपकाई और धीरे से बुदबुदाया, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन हमें इस बात पर सहमत होना चाहिए कि इसके बाद तुम मेरी आंखें खोदने जैसी कोई बेवकूफी नहीं करोगी, क्योंकि मैंने तुम्हारा शरीर देखा है। जियाओ यान की बातें सुनकर महिला न तो रो पा रही थी और न ही मुस्कुरा पा रही थी। उसने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसे अचानक लगा कि कितने समय से किसी ने उसके सामने ऐसा कुछ कहने की हिम्मत की है। मैं इतनी बेईमान नहीं हूं। जब तक तुम अपने हाथों और मुंह को ठीक से संभालोगी, मैं तुम्हारी मदद का बदला तुम्हें चोट पहुंचाकर नहीं चुकाऊंगी, महिला ने शांत स्वर में कहा। उसके आश्वासन के साथ जियाओ यान आखिरकार धीरे धीरे उसकी ओर चला। उसकी आंखें एक बार फिर उस खूबसूरत चेहरे पर घूम गई। सूखी खांसी छोड़ते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसकी ड्रेस के सीने वाले हिस्से को थोड़ा अलग किया। सादे सफेद कपड़े को अलग करने के बाद जियाओ यान को उसके नीचे एक हल्के नीले रंग की धातु की आंतरिक बनियान मिली। लहर जैसी बहती रोशनी से यह स्पष्ट था कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। बनियान पर 5 गहरे पंजे के निशान थे, जिनमें से खून के हल्के निशान बह रहे थे। क्या सख्त आंतरिक बनियान है! अगर उसके पास अपने शरीर की रक्षा के लिए ये नहीं होता तो नीलम पंख वाले शेर के हमले ने उसके ऊपरी शरीर को चीर दिया होता। जियाओ यान ने आश्चर्य में अंदर ही अंदर आह भरी जब उसने हल्के नीले रंग की आंतरिक बनियान को देखा। खांसी, वो घाव आंतरिक बनियान के नीचे है, खून को रोकने के लिए दवा लगाने के लिए। ऐसा लगता है कि मुझे बनियान उतारने की जरूरत है। महिला के प्यारे शरीर के चारों ओर लिपटी हुई हल्के नीले रंग की बनियान को देखने के बाद जियाओ यान ने शर्मिंदगी और कड़वाहट से थोड़ा लाल चेहरे वाली महिला से कहा। जब उसने जियाओ यान के शब्द सुने तो महिला स्पष्ट रूप से कांप उठी। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी लंबी पलकें थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसकी आवाज काफी शांत थी। बस इसे हटा दो, धन्यवाद। ये देखकर कि वो कितनी निर्णायक थी, जियाओ यान को थोड़ा असहज महसूस होने लगा। उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और महिला को पत्थर के बिस्तर से उठाया और उसे अपनी ओर पीट करके बैठने में मदद की। पीछे से उसके कर्व्स की मनमोहक रूपरेखा को देखते हुए जियाओ यान का हाथ थोड़ा कांप रहा था, क्योंकि वो धीरे धीरे
उसके ऊपरी वस्त्र को उतार रहा था। जब वो उसके कपड़े उतार रहा था तो जियाओ यान की उंगली कभी कभी महिला की त्वचा को छू जाती थी। जब ऐसा होता तो उसे लगता कि उसका शरीर अचानक कस गया है। महिला भले ही एक प्रसिद्ध मजबूत डू हुआंग हो, लेकिन जब बात पुरुष और महिला के मामलों की आती है तो ऐसा लगता है कि वो इसके प्रति उतनी उदासीन नहीं थी जितना उसने दावा किया था। जियाओ यान ने धीरे धीरे उसके कपड़ों को उसकी पतली कमर तक नीचे खींच दिया। उसने अस्पष्ट रूप से आंतरिक बनियान पर धातु के बटन देखे और उन्हें एक एक करके धीरे से खोल दिया। आखिरी बटन खोलने के बाद जियाओ यान ने सावधानी से महिला के शरीर से बनियान खींची। हालांकि उसकी सावधानी के बावजूद जब धातु घाव पर रगड़ी तो महिला ने दो चार ठंडी सांसें ली। एक बार जब अंदरूनी बनियान हटा दी गई तो महिला का ऊपरी शरीर लगभग नग्न रूप से जियाओ यान के सामने प्रदर्शित हो गया। बेशक ये केवल उसकी पीठ थी। जहां तक सामने की बात है, जियाओ यान में देखने की हिम्मत नहीं थी। अपने नग्न ऊपरी शरीर को एक ऐसे आदमी के सामने उजागर करने से जिसे वो नहीं जानती थी। बर्फ की तरह सफेद त्वचा वाली महिला, जो डू हुआंग की ताकत वाली थी, धीरे धीरे गुलाबी परत से भर गई। उसका प्यारा शरीर बार बार धीरे धीरे कांप रहा था। अपने हाथों और आंखों को ठीक से संभालो। इस समय महिला ने एक बार फिर चेतावनी दी। जियाओ यान ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए स्टोरेज रिंग से एक बड़ा काला लबादा निकाला और महिला के शरीर को उससे ढक दिया। इसके बाद ही उसने एक बार फिर धीरे से उसे घुमाया और पत्थर के बिस्तर पर लिटा दिया। पलटने के बाद जियाओ यान ने देखा कि उसका चेहरा एक मंत्रमुग्ध करने वाली शर्मनाक लाली से भर गया था। हालांकि जब उसने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखें बहुत ठंडी नहीं लग रही थी। जाहिर है, जियाओ यान द्वारा उसकी शर्मिंदगी को कम करने के लिए उसे ढकने के कार्य ने उसे एक अनुकूल प्रभाव दिया था। मैं घाव धोने जा रहा हूं, जियाओ यान ने याद दिलाया और धीरे धीरे काले लबादे को नीचे खींचा। जब घाव पूरी तरह से खुल गया तो वो जल्दी से रुक गया। इस ऊंचाई पर वो पहले से ही बर्फ की सफेद चोटी का एक छोटा सा हिस्सा और एक आकर्षक गहरी दरार देख सकता था, जिसके लिए पुरुष पागल हो जाएंगे। जियाओ यान ने स्टोरेज रिंग से कुछ साफ कपड़ा निकाला और उस पर कुछ हल्के हरे रंग का तरल डाला, जिसके बाद उसने धीरे धीरे घाव के चारों ओर खून के धब्बे को साफ किया। जियाओ यान के धीरे धीरे साफ करने पर रहस्यमयी महिला की भौहें थोड़ी थोड़ी हिलती रहीं। उसके सिर पर लगा हुआ शानदार दिखने वाला फीनिक्स हेयरपिन थोड़ा नीचे गिर गया, जिससे उसका रूप थोड़ा आलसी और कम सुंदर लग रहा था। जब महिला की खूबसूरत आंखों ने उस युवक को देखा जो अपना सिर झुकाए हुए गंभीरता से घाव को धो रहा था, तो उसकी निगाहों में कृतज्ञता दिखाई दी। घाव को अच्छी तरह से धोने के बाद जियाओ यान ने उस पर जेड की बोतल से थोड़ा सफेद रंग का पाउडर डाला। पाउडर के प्रभाव से महिला ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और एक दर्दनाक धीमी कराहट सुनाई दी। आराम करो, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। मुस्कुराते हुए जियाओ यान ने घाव पर समान रूप से पाउडर फैलाया। फिर उसने अपनी स्टोरेज रिंग से खून बहने से रोकने के लिए एक कपड़ा निकाला और उसे सावधानी से उसके घाव पर लपेट दिया। जब वो उसके घाव पर पट्टी बांध रहा था तो जियाओ यान की नजर इधर उधर नहीं गई, लेकिन फिर भी उसे वो चीज दिख गई जो उसे नहीं दिखनी चाहिए थी। ये सौभाग्य की बात थी कि उसने जो देखा उसे अच्छी तरह से छुपाने में कामयाब रहा, अन्यथा रहस्यमयी महिला शायद दुश्मनी कर लेती। ठीक है, घाव भर गया है। जो बचा है वो आपकी अंदरूनी चोटें हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए आपको खुद पर निर्भर रहना होगा। सील भी ऐसी चीज है जिसे आपको खुद ही खोलना होगा। जियाओ यान ने उसके हाथों को थपथपाया, एक कदम पीछे हटा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। पत्थर के बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई महिला ने अचानक जियाओ यान को एक बेहतरीन मुस्कान दी। मुस्कान को बेमिसाल भी कहा जा सकता है। एक छोटी सी पहाड़ी चोटी पर जियाओ यान अपने पेट के बल लेटा हुआ था
और उसकी नजर लगातार आसपास के इलाकों पर घूम रही थी। एमेथिस्ट विंग्ड लायन की वजह से मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में मैजिक बीस्ट हमेशा की तुलना में बहुत ज्यादा उत्तेजित थे। सौभाग्य से याओ लाओ द्वारा बनाए गए दवाई के पाउडर बहुत प्रभावी थे। हालांकि मैजिक बीस्ट कभी कभी दिखाई देते थे, लेकिन जब उन्हें जलन वाली गंध महसूस हुई तो वे सभी जल्दी से उस क्षेत्र से चले गए। इस प्रकार इन 2 दिनों के दौरान जियाओ यान और याओ लाओ को कभी नहीं खोजा गया। अरे, तुम्हारे साथ उस महिला के होने से तुम्हें हमेशा परेशानी होगी। क्या तुम इसी तरह आगे बढ़ने की योजना बना रहे हो? याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए रिंग से बाहर निकलते हुए कहा। हे, वो एक डू हुआंग स्तर की प्रैक्टिशन है। अगर उसे मुझ पर एहसान करने का मौका मिलता है तो इसे दीर्घकालिक निवेश के रूप में गिना जा सकता है। उसके मुकाबले ये थोड़ा सा खतरा क्या है? जियाओ यान की हथेली ने उसके रास्ते में आने वाली शाखाओं को दूर कर दिया और वो हंसा। ऐसा लगता है कि तुम उसके सबसे कमजोर पल का फायदा उठा रहे हो। इस तरह तुम्हारे पास एक डू हुआंग अंगरक्षक होगा जो तुम्हें जियामा साम्राज्य में जो चाहे करने की अनुमति देगा। याओ लाओ ने अपमानजनक ढंग से एक इशारा भरी हंसी निकाली और चिढ़ाया। अपनी आंखें घुमाते हुए जियाओ यान ने बड़बड़ाया, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं सबसे पहले मारा जाऊंगा। ठीक है, हमारी निगरानी समाप्त हो गई है, चलो वापस चलते हैं। एक बार फिर अब शांतिपूर्ण परिवेश का निरीक्षण करते हुए जियाओ यान ने अपना हाथ हिलाया। इस व्यर्थ विषय पर याओ लाओ के साथ बहस करने की जहमत नहीं उठाई। वो जोश से भरे छोटे पहाड़ की चोटी से नीचे कूदने से पहले चट्टानों के ढेर से बाहर निकल गया। याओ लाओ को रिंग में वापस लाते हुए जियाओ यान जॉगिंग करने लगा और कुछ मिनटों के बाद वो ठंडी गुफा में वापस आ गया। गुफा में प्रवेश करने के बाद उसने देखा कि रहस्यमयी महिला जो पहले पत्थर के बिस्तर पर लेटी हुई थी, अब अपने गालों को हथेलियों पर टिकाकर पत्थर की एक पटिया पर आराम से बैठी हुई थी। जैसे ही उसने जियाओ यान को वापस आते देखा, वो हल्के से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, तुम वापस आ गए हो। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए जवाब में सिर हिलाया, रहस्यमयी भारी शासक को पकड़े हुए। वो करीब गया और स्टोरेज रिंग से झरने के नीचे पकड़ी गई कुछ मोटी मछलियां निकाली। उसने खुद को जमीन पर बैठाया, आग जलाई और लापरवाही से पूछा, क्या अब तुम ठीक हो? रहस्यमयी महिला धीरे धीरे खड़ी हुई। जियाओ यान के पास पहुंचते ही हल्की खुशबू की लहरें लेकर आई। अपनी काली भौहों को थोड़ा सिकोड़ते हुए उसने हल्की आह भरी। मांस के घाव कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन सील तकनीक को ठीक होने में कम से कम कुछ दिन लगेंगे, तो उस समय के लिए यहां छिप जाओ। उन्हें ये जगह नहीं मिलनी चाहिए। पेड़ की लकड़ियों पर मछली को तिरछा करके जियाओ यान ने उन्हें आग के ऊपर एक रैक पर रखा और फिर अपने सिर को घुमाकर अपने बगल में खड़ी रहस्यमयी महिला को देखा। क्योंकि महिला द्वारा पहना गया रेशमी कपड़ा पहले से ही फटा हुआ था, इसलिए उसने जियाओ यान का काला गाउन पहना हुआ था। जब दूसरे लोग इसे पहनते थे तो काला उन पर थोड़ा भारी लगता था, फिर भी उसके शरीर पर, उसके सुंदर फिगर पर बारीक वक्रताएं उसमें एक रहस्यमय आकर्षण जोड़ती थी। जैसे जैसे वो कमल के कदमों से आगे बढ़ती गई, उसके जेड बर्फ के सफेद पिंडलियों का एक हिस्सा थोड़ा बहुत दिखाई देता था। एक आकर्षक दृश्य। खुद को शालीनता से बैठाते हुए रहस्यमयी महिला की खूबसूरत आंखें जियाओ यान को घूर रही थी, क्योंकि वो लगातार मछली पर मसाला छिड़क रहा था। मुस्कुराते हुए उसने कहा, तुम में हिम्मत है। एक डूझे की ताकत के साथ मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत। कोई विकल्प नहीं, मुझे अंदर खदेड़ दिया गया। जियाओ यान मुस्कुराया, अपना सिर पीछे करके पूछा, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? यूजी। रहस्यमयी महिला ने चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक के साथ उत्तर दिया, याओ यान। जेड की बोतल से जियाओ यान ने कुछ सावधानी से मिलाए गए मसाले छिड़के और लापरवाही से उत्तर दिया, युनजी।
उसने कभी नहीं सुना था कि जियामा साम्राज्य में उस नाम की एक डू हुआंग है। इस बारे में सोचते हुए ऐसा लग रहा था कि वो अपनी असली पहचान छिपा रही थी। खुद को युनजी कहने वाली महिला ने जियाओ यान के शब्दों की वैधता की जांच करने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि अब उसकी शक्ति पर मुहर लग चुकी थी, लेकिन एक युवा जिसके पास केवल डू जी की ताकत थी, वो स्पष्ट रूप से उसके लिए कोई खतरा नहीं था। ये संक्षिप्त बातचीत धीरे धीरे उसी नोट पर समाप्त हो गई। अपने विषय से भटक जाने के बाद दोनों एक शांत वातावरण में डूब गए, जब तक कि जियाओ यान ने अपने हाथ में बारबेक्यू मछली युनजी को नहीं दी, जबकि उसने हल्के से कृतज्ञतापूर्वक अपना सिर हिलाया। मछली के मांस का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ते हुए युनजी के लाल होंठ थोड़े हिले। जिस शालीन मुद्रा में वो धीरे धीरे खा रही थी, उससे जियाओ यान को उसके खाने के असंयमी अंदाज पर हीनता का एहसास हुआ। तुम एक कीमियागर हो? युनजी की नजर छोटी जेड बोतलों से जियाओ यान की तरफ गई। उसकी आवाज में आश्चर्य की भावना थी। ओह, फिजिशियन। जियाओ यान ने अपने मुंह में खाना निगल लिया। इस तथ्य को छिपाने का विकल्प चुना कि वो एक कीमियागर था। उसे नहीं लगा कि अपनी पहचान उजागर करना एक समझदारी भरा विचार था। ओ, थोड़ा सिर झुकाकर यूजी की आंखों में आश्चर्य धीरे धीरे गायब हो गया। हालांकि दोनों व्यवसायों के नाम में ज्यादा अंतर नहीं था, एक कीमियागर और एक चिकित्सक के बीच, लेकिन स्थिति में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। मेरा एक दोस्त है जो कीमियागर है। यहां अपना मिशन पूरा करने के बाद अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें जियामा साम्राज्य में उससे मिलवा सकता हूं। यूजी ने यह कहते हुए अपने थोड़े तैलीय लाल होंठों को सिकोड़ा। इन शब्दों पर जियाओ यान थोड़ा चौंक गया। हालांकि कुछ ही देर बाद उसने अपना सिर हिलाया, जिससे यूजी की आंखें स्तब्ध रह गई। धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी भी इसके बारे में भूल जाना चाहिए। मेरे पास पहले से ही एक शिक्षक है। जियाओ यान द्वारा अप्रत्याशित रूप से उसकी सद्भावना को अस्वीकार करते हुए सुनकर यूजी के सुंदर चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसका व्यक्तिगत परिचय वास्तव में अस्वीकार कर दिया गया था। इतने सालों में यह पहली बार था जब उसे ऐसी चीज का सामना करना पड़ा था। इस समय युनजी ने अपनी जीभ की नोक पर सवाल को दबाकर रखा। क्या तुम जानती भी हो कि मैं तुम्हें किससे मिलवा रही हूं? हालांकि ये इच्छा उसके दिमाग में कौंधी और फिर गायब हो गई। युनजी के आत्मसंयम और गरिमा को देखते हुए स्वाभाविक रूप से वो इस तरह का सवाल मौके पर नहीं पूछेगी। इसके बजाय उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, कुछ हद तक हैरान। एक बार जब तुम्हारे घाव ठीक हो जाएंगे तो क्या तुम अभी भी एमेथिस्ट विंग्ड लायन से लड़ने की योजना बना रही हो? जैसे ही उसने मछली के मांस का आखिरी टुकड़ा फाड़ा, जियाओ यान ने लापरवाही से अपने मुंह में खाना भरकर पूछा, एन, मुझे एमेथिस्ट स्पिरिट क्रिस्टल प्राप्त करने की आवश्यकता है। युनजी ने जवाब देते हुए हल्की आह भरी। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। उसके और एमेथिस्ट विंग्ड लायन के बीच लड़ाई देखने के बाद उसने स्पष्ट रूप से सोचा कि युनजी की सफलता की संभावना अधिक नहीं थी। इसकी ताकत और मेरी ताकत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सीलिंग तकनीक जानता है। मेरी पिछली हार इसलिए हुई क्योंकि मैं उस तकनीक के खिलाफ खुद का बचाव नहीं कर पाया था। हमारी अगली लड़ाई में मेरी एक्सट्रीम विंड मेटियोर किल जरूरी नहीं कि उससे हार जाए। जैसे ही उसने जियाओ यान के चेहरे पर भाव देखा, युनजी की काली भौहें थोड़ी सिकुड़ गई और उसने समझाया वो थोड़ी असंतुष्ट थी। वो चाल वाकई बहुत मजबूत है। जियाओ यान को उस प्रकाश किरण की ताकत पर संदेह नहीं था जिसने एमेथिस्ट विंग्ड लायन के सबसे कठोर सींगों को आधा काट दिया था। फिर भी एमेथिस्ट सील से टकराते समय जियाओ यान को नहीं पता था कि कौन जीतेगा। अपने हाथों में बारबेक्यू की गई मछली खत्म करने के बाद जियाओ यान खड़ा हुआ और अपनी पीठ को फैलाया। फिर उसने एक तरफ पत्थर की पटिया पर क्रॉसलेग करके बैठने से पहले युनजी को बुलाया। उसके हाथ एक ट्रेनिंग सील की तरह बन गए और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली।
जैसे ही उसने प्रशिक्षण शुरू करने वाले जियाओ यान को देखा, युनजी भी खड़ी हो गई और जियाओ यान के सामने आने से पहले अपने अब तेल से सने जेड जैसे हाथों को धोने लगी। उसकी चतुर आंखों ने जियाओ यान को देखा, जो प्रशिक्षण के बीच में था। एक पल बाद उसकी काली भौहें सिकुड़ गई और उसने धीरे से कहा, यह हुआंग-क्यू विधियों का सबसे निचला स्तर कैसे है? इस आदमी का शिक्षक एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक नए अभ्यासी के लिए एक अच्छी क्यू विधि का अर्थ नहीं जानता है? धीरे से आह भरते हुए उसने अपना सिर हिलाया युनजी के दिल के भीतर। हालांकि वो अभी तक याओ लाओ से नहीं मिली थी। वो पहले से ही एक ऐसे शिक्षक के रूप में पदावनत हो चुका था जो अपने छात्रों को बर्बाद करता है। अपना काम पूरा करने के बाद मैं उसकी मदद करूंगी। ऐसे अच्छे पौधे को रौंदना नहीं चाहिए। युनजी ने अपना सिर हिलाया और खुद भी बैठ गई और अपनी आंखें बंद करके उसने धीरे धीरे अपने शरीर में एमेथिस्ट सील को भंग करने का काम शुरू कर दिया। जिन कुछ दिनों में युनजी सील तोड़ रहा था, जियाओ यान के शानदार आतिथ्य के कारण दोनों के बीच का रिश्ता धीरे धीरे और भी ज्यादा परिचित हो गया। और शायद सील के अस्तित्व के कारण अब जब भी युनजी जियाओ यान से बात करता था तो वो नेक लहजा, जो लंबे समय तक उच्च पद पर रहने वाले व्यक्ति के लहजे के समान था, धीरे धीरे कमजोर हो गया था। इस वजह से जियाओ यान थोड़ा ज्यादा बेपरवाह हो गया। आखिरकार उसे वो घमंडी और घमंडी लहजा नापसंद था। गुफा में दोनों का जीवन 2 दिन तक शांतिपूर्वक चलता रहा, लेकिन तीसरे दिन अचानक भेड़िए की चीख ने जीवन को तोड़ दिया। गुफा में दोपहर का भोजन करने के बाद जियाओ यान का चेहरा अचानक बदल गया जब उसने गुफा के बाहर कहीं से भेड़िए की चीख सुनी। जल्दी से उठकर उसने युनजी को देखा और अपनी भौहें सिकोड़ ली। हमें कैसे पाया जा सकता है? जियाओ यान ने इधर उधर घूमते हुए सोचा। हर दिन उसके शरीर पर एक दवा का पाउडर छिड़का जाता था जो उसकी गंध को छिपा सकता था। जादुई जानवर उसे इस स्थान तक नहीं ले जा सकते थे। भौहें सिकोड़ते हुए जियाओ यान ने अचानक युनजी के चेहरे पर माफी मांगने वाले भाव की ओर देखा। थोड़ा स्तब्ध उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम मुझे नहीं बता सकते कि तुम आज बाहर गए थे? जियाओ यान के चेहरे पर नजर डालते हुए युनजी का सुंदर चेहरा पछतावे से लाल हो गया। शर्मिंदगी भरी आवाज में उसने धीरे से स्वीकार किया, माफ करना, मैं आज नहाने के लिए चली गई। जियाओ यान इन शब्दों पर कुछ हद तक अवाक रह गया। उसने अपनी पीठ पर रहस्यमय भारी शासक को कसते हुए एक आह भरी। अपने दांत पीसते हुए उसने युनजी को निर्देश दिया, तुम यहां रहो, कुछ भी मजाक मत करो। मैं जादुई जानवर को बहकाने के लिए बाहर जाऊंगा। तुम्हारी ताकत, मुझे जाने देना बेहतर होगा। जियाओ यान को देखते हुए जब वो बाहर जाने के इरादे से मुड़ा तो युनजी के दिल में पछतावा और भी गहरा हो गया, क्योंकि वो जल्दी से खड़ी हो गई और बोली, बेहतर होगा कि तुम बिना हिले डुले यहां रहो। जियाओ यान अचानक रुक गया और अपना सिर घुमाया, धीमी आवाज में चिल्लाया, अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम और अधिक जादुई जानवरों को आकर्षित करोगे। जियो यान के अचानक भड़कने पर युनजी थोड़ा चौंक गई और डर गई। जैसे ही उसने मूर्खतापूर्वक पूर्व की ओर देखा, उसका दिमाग अचानक ये समझ नहीं पाया कि क्या हुआ था। क्या ये आदमी वास्तव में उस पर चिल्लाया था? गुफा से बाहर एक और कदम मत बढ़ाओ, नहीं तो हम दोनों यहीं मर जाएंगे। इस समय जियो यान को इस बात की परवाह करने का मूड नहीं था कि उसके पीछे खड़ी महिला एक डू हुआंग साधक थी। उस वाक्य को गंभीर स्वर में कहने के बाद वो जल्दी से गुफा से बाहर निकल गया। युनजी वहीं खड़ी रही और उसने देखा कि युवक की पीठ उसकी नजरों से ओझल हो गई और गुफा से बाहर निकल गई। उसके जेड जैसे हाथ उसके सामने बेसुध होकर हिल रहे थे, मानो ये तय नहीं कर पा रही थी कि इस स्थिति के लिए क्या उचित अभिव्यक्ति होगी। लंबे समय बाद वो आखिरकार इससे बाहर निकली और अपने पैरों को पटकते हुए नाराज होकर बोली, इतनी कम उम्र में, फिर भी जब वो गुस्से में होता है
तो इतना निर्दयी होता है? ये सोचना कि मैंने तुम्हारी मदद करने की योजना बनाई थी। चूंकि तुम्हें बहादुरी दिखाना और दिखावा करना पसंद है, तो जाओ और खुद ही सब कुछ निपटा लो। हालांकि उसने ये शब्द कहे, फिर भी युनजी ने गुफा के चमकीले प्रवेश द्वार को देखने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाए। लेकिन जियाओ यांग की चेतावनी को याद करते हुए वो अपने कदम रोके बिना नहीं रह सकी। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। जियाओ यांग के जाने के कुछ समय बाद युनजी ने भेड़िए की चीखें तेज सुनी और जल्द ही भेड़िए की चीखें धीरे धीरे दूर होती गई। फिर भी युवा अभी तक वापस नहीं आया था। एक बार फिर कुछ समय तक इंतजार करने के बाद युनजी ने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया और अपने दांत पीसते हुए उसने अपने जेड जैसे हाथों को हिलाया। जैसे ही विचित्र तलवार निकली, उसने ठंडे स्वर में घोषणा करते हुए कहा, नीलम पंखों वाला शेर, कमीना, अगर याओ यान को कुछ हुआ तो मैं निश्चित रूप से सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी पूरी पर्वत श्रृंखला पलट जाए। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, युनजी गुफा से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ी। हालांकि इस समय एक आकृति अचानक गुफा के बाहर से ठोकर खाकर अंदर आ गई। याओ यान, क्या तुम ठीक हो? उस आकृति को देखकर युनजी के सुंदर चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और वो उसकी खैरियत पूछने के लिए आगे बढ़ी। मिस, कृपया अब बाहर मत जाओ। अगर और जादुई जानवर आए तो मैं सचमुच मर जाऊंगी। खून से लथपथ जियाओ यान ने एक कड़वी मुस्कान निकाली, क्योंकि उसकी दृष्टि काली हो गई और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। जिस क्षण वह गिरा, जियाओ यान को अस्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि वो एक नरम और गर्म आलिंगन में गिर गया था। जब जियाओ यान को आखिरकार होश आया, तो उसने अपनी कमर पर एक कोमल और गर्म हाथ महसूस किया। उसका सिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज से टिका हुआ हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी पीठ दो नरम सांचों से कसकर दब रही थी। धीरे धीरे जागते हुए जियाओ यान ने महसूस किया कि उसके होंठ धीरे धीरे ठंडे हो रहे थे, क्योंकि ठंडे साफ पानी का एक बड़ा घूंट उसके मुंह में कुछ हद तक जबरदस्ती डाला गया था। पानी डालने वाले व्यक्ति के खराब कौशल के कारण इसका काफी हिस्सा जियाओ यान की नाक में चला गया। खांसी, खांसी, खांसी। जियाओ यान की आंखें अचानक खुल गई और उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और जोर से खांसने लगा। यूजी को देखते हुए, जो अपने पीछे साफ पानी का कटोरा लिए हुए थी और ऐसी लग रही थी जैसे उसे पता नहीं था कि क्या करना है, जियाओ यान के मुंह का कोना फड़क उठा और वो फूट फूट कर हंसा। तुम मुझे मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहे हो, है ना? ये सुनकर यूजी के सुंदर चेहरे पर शर्म दिखाई दी। ये पहली बार था जब उसने किसी की देखभाल की थी। ये परिणाम प्राप्त करना उसके लिए पहले से ही काफी अच्छा था। अपने हाथों में कटोरा रखते हुए युनजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और अपने कुछ चक्करदार सिर को रगड़ते हुए कहा, सौभाग्य से यह केवल रैंक 2 मैजिक 20 था। अगर यह रैंक 3 होता तो मुझे डर है कि मैं वापस नहीं आ पाता। मुझे खेद है, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी ताकत अस्थायी रूप से बंद हो गई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में युनजी के मुंह से माफी बढ़ गई थी। अगर यह घटना उन लोगों को पता होती जो उसके परिचित थे, तो वे इतने सदमे में आ सकते थे कि वे अपनी जीभ निगलेंगे। कड़वी मुस्कान के बाद जियाओ यान ने अपना हाथ हिलाया और कहा, इसे भूल जाओ। ये मेरी गलती थी कि मैं तुम्हारे साथ स्पष्ट नहीं था। इस समय जियाओ यान के पेट में अचानक से गड़गड़ाहट हुई, जिससे उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। जियाओ यान के पेट से आवाज सुनकर युनजी जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी स्पष्ट और मनमोहक दोनों थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, जियाओ यान को रोका जो खाना बनाने के लिए उठने वाला था, और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम एक मरीज हो। मैं आज मछली को ग्रिल करूंगी। तुम्हें मछली को ग्रिल करना आता है? उसका सुझाव सुनकर
जियाओ यान ने तुरंत अपनी अचंभित निगाहें उस खूबसूरत महिला की ओर घुमाई, जिसका स्पष्ट रूप से उच्च दर्जा था। पिछले 2-3 दिनों से तुम्हें ऐसा करते हुए देखने के बाद मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया है। मुस्कुराते हुए युनजी मुड़ी और पत्थर के मंच की ओर चली गई, जियाओ यान को उसकी खूबसूरत और मंत्रमुग्ध करने वाली पीठ के दर्शन कराती हुई। जमीन पर बैठी और मछली को ग्रिल करने के लिए आग जलाती युनजी को देखकर जियाओ यान बस मुस्कुराया और एक लंबी सांस छोड़ी। उसके हाथों में प्रशिक्षण का रूप दिखा और उसने अपने पैर मोड़ लिए। एक पल बाद वो प्रशिक्षण मोड में आ गया। आग के पास बैठी युनजी को मछलियों को पलटते समय बहुत पसीना आ रहा था। कभी कभी वो पलट जाती और जियाओ यान को अपनी आंखें बंद करके प्रशिक्षण लेते हुए देखती और अनजाने में फुसफुसाती, मैंने जो मछली ग्रिल की है उसे किसी और ने नहीं खाया है। तुम छोटे बदमाश, वास्तव में मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत कर रहे हो। लकड़ी के हैंडल को एक बार फिर घुमाते हुए युनजी ने पत्थर की मेज पर रखी कुछ जेड बोतलों पर अपनी नजर घुमाई। उसने अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे हिलाया। एक पल बाद उसने अचानक एक जेड बोतल पकड़ ली जो कोने के सबसे करीब थी। मसाला इस बोतल में है ना? पारदर्शी बोतल उठाते हुए युनजी ने उसके अंदर के सफेद पाउडर का अध्ययन किया, ये महसूस करते हुए कि ये जियाओ यान द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए पाउडर के समान लग रहा था। उसने इसे ग्रिल्ड मछली पर डाला। एक स्पष्ट हंसी ने जियाओ यान को अपने प्रशिक्षण की स्थिति से हटने के लिए प्रेरित किया। उसने पलकें झपकाई और अपने सामने रखी थोड़ी जली हुई ग्रिल्ड मछली को देखा। उसके मुंह का कोना फड़क गया जब उसने अपना सिर उठाया और युनजी को देखा जो अपनी खूबसूरत आंखों से उसे घूर रही थी। वो अनजाने में ही हंस पड़ा। क्या ये मछली तुमने ही ग्रिल की है? मैंने पहली बार कोई खाना ग्रिल किया है। भले ही इसका स्वाद अच्छा न हो, लेकिन तुम्हें भी इसे खत्म करना चाहिए, वरना जब मैं ठीक हो जाऊंगा। जियाओ यान के हाव भाव देखकर युनजी ने अपने लाल होंठ उठाए और अपने हाथ में ग्रिल्ड मछली लहराई। उसकी नरम आवाज में एक धमकी थी जो बिना बोले भी समझ में आ गई। बड़ी बहन, मैं बीमार हूं। अगर तुम मेरी अच्छी तरह से देखभाल नहीं करोगी तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे जहर देने की कोशिश कर रही हो? उसकी बातें सुनकर जियाओ यान तुरंत रोया, लेकिन युनजी ने उसे अनदेखा कर दिया और उसने बस मछली के मांस का एक छोटा टुकड़ा चबाया। उसने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। जाहिर तौर पर वो अपने खाना पकाने से खुश नहीं थी। ये देखकर कि उसे अनदेखा किया जा रहा है, जियाओ यान केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सकता था। उसने एक निवाला खाने से पहले दोहराया कि उसके दिल में जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है। जली हुई मछली की वजह से उसका मुंह थोड़ा काला हो गया था, लेकिन जियाओ यान कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपने मुंह में खाना चबाया और निगल लिया। हालांकि जब वो आधी भुनी हुई मछली खा चुका था तो उसकी भौहें धीरे धीरे आपस में दब गई। उसका शरीर भी असहज रूप से हिलने लगा। वह याओ यान, क्या तुम्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है? युनजी, जो जियाओ यान के सामने खड़ी थी, ने अचानक धीरे से पूछा। उसका चेहरा चमकीला लाल हो गया था। सवाल सुनते ही जियाओ यान ने आखिरकार अपना सिर उठाया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके सामने दुबली-पतली युनजी का चेहरा आकर्षक लालिमा से भर गया था। उसकी हमेशा सतर्क रहने वाली आंखें अब धुंधली हो गई थी। जब जियाओ यान की नजर नीचे की ओर गई तो उसने देखा कि युनजी की गर्दन भी गुलाबी रंग की परत से ढकी हुई थी। वाकई कुछ गड़बड़ है। जियाओ यान फूट फूट कर हंसा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर अचानक बहुत गर्म हो गया था। इसके अलावा ये गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए जियाओ यान ने युनजी के चेहरे पर दिखाई देने वाली घबराहट को देखा जो इस अजीब घटना के कारण हुई थी। उसके बाद उसने अपना सिर नीचे किया और उनके हाथों में ग्रिल्ड मछली को देखा। कुछ देर सोचने के बाद
उसे एक विचार सूझा और उसने रूखी आवाज में पूछा, क्या तुमने इस पर कुछ लगाया है? इसे निकालो और मुझे दिखाओ। जियाओ यान की बातें सुनकर लाओ जी को भी पता चल गया कि समस्या की जड़ उनके हाथों में ग्रिल्ड मछली थी। उसने तुरंत पत्थर की मेज से छोटी जेड की बोतल उठाई और उसे जियाओ यान को थमा दिया। जियाओ यान ने जल्दी से छोटी जेड की बोतल ली और उसमें मौजूद हल्के सफेद औषधीय पाउडर का अध्ययन किया। उसकी आंखें अचानक से सिकुड़ गई, खासकर जब उसकी उंगली ने उसमें से थोड़ा सा लिया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसके चेहरे पर भाव और भी रंगीन हो गए। क्या है? क्या मसाले में कोई समस्या है? जियाओ यान के व्यवहार को देखकर युनजी ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हें किसने बताया कि यह मछली को ग्रिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला है? जियाओ यान ने कहा, रोने की इच्छा महसूस करते हुए, लेकिन आंसू नहीं निकले। यह वैसा ही लग रहा था जैसा तुम अक्सर इस्तेमाल करती हो। उस पल युनजी को लगा कि उसने फिर से गड़बड़ कर दी है। थोड़ी शर्मिंदगी उसके स्वर में आ गई। एक लंबी सांस छोड़ते हुए जियाओ यान ने महसूस किया कि उसके पेट के निचले हिस्से में बढ़ती नापाक गर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी। तुरंत उसने अपने पेट के निचले हिस्से को सिकोड़ लिया और डू क्यूई की मदद से अपनी पूरी ताकत लगाकर नापाक गर्मी को फैलने से रोका। यह क्या चीज है? उसके सामने युनजी को भी महसूस होने लगा था कि उसका शरीर लगातार गर्म हो रहा था, जिससे उसे अपने कपड़े उतारने का मन हो रहा था। हालांकि वो एक डू हुआंग जैसी ताकत वाली व्यक्ति थी। अपनी ताकत को सील करने के बावजूद उसके पास अभी भी अपने अंदर की गर्मी को बलपूर्वक दबाने की मानसिक शक्ति थी, क्योंकि उसने जल्दी से सवाल किया, ये कुछ ऐसा है जो मैंने अनजाने में बनाया था, एक कामोद्दीपक। जियाओ यान ने और भी लाल चेहरे के साथ जवाब दिया, कामोद्दीपक? कामोद्दीपक? जवाब सुनते ही युनजी का चेहरा स्थिर हो गया। उसके चेहरे पर तुरंत लाली छा गई और उसने अपने पैर पटकते हुए डांटा, इतनी कम उम्र में सही चीजें सीखने के बजाय तुम वास्तव में ऐसी बकवास को परिष्कृत कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा वो बेकार शिक्षक तुम्हें क्या सिखा रहा है। अपनी शर्मिंदगी के कारण युनजी के गुस्से का सामना करते हुए जियाओ यान को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। बड़ी बहन, मैंने शायद वह चीज वहां रखी थी, लेकिन मैंने तुम्हें इसे मसाले के रूप में इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा था। अब हमें क्या करना चाहिए? उस समय युनजी पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी, बिना उस शक्ति के जो उसने एमेथिस्ट विंग लायन से लड़ते समय दिखाई थी। इसे दबाने के लिए डू क्यूई का उपयोग करें। यह ऐसी चीज है जिसे मैंने बेतरतीब ढंग से परिष्कृत किया है, इसलिए यह बहुत शक्तिशाली नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसे दबा दें तो यह ठीक रहेगा। एक बार जब उसने अपना सुझाव दिया तो जियाओ यान ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने शरीर में डू क्यूई को प्रसारित करना शुरू कर दिया, इसे बढ़ती इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, इसे नियंत्रित करने के लिए। बंद आंखों वाले जियाओ यान को देखकर युनजी ने भी गर्मी को दबाने के लिए अपनी डू क्यूई का उपयोग करना शुरू कर दिया। हालांकि जब वो अपनी डू क्यूई को प्रसारित कर रही थी तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी सारी डू क्यूई पहले से ही नीलम पंख वाले शेर द्वारा सील कर दी गई थी। उसके पास अपनी इच्छा को दबाने के लिए क्या बचा था? अपने दिल में इच्छा की ज्वाला का अनुसरण करते हुए युनजी की चमकीली आंखें और भी धुंधली होती जा रही थी। इच्छा की ज्वाला उसके तर्क की भावना को खत्म कर रही थी। तुम धीरे धीरे इसे दबाने की कोशिश कर सकते हो। मैं यहां रहना जारी नहीं रख सकता। मैं जाना चाहता हूं। हवा का एक झोंका गुफा में आया, जिससे युनजी थोड़ा शांत हो गई। तुरंत उसने अपने चांदी के दांत भींचे और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर भागी। जियो यान, जो मूल रूप से अपने अंदर इच्छा की ज्वाला को दबा रहा था, युनजी के शब्दों को सुनकर पूरी तरह से चौंक गया। अगर उसने उसे जाने दिया तो हालात भयानक हो जाएंगे। जादुई जानवर सभी दिशाओं से आएंगे और इस जगह को अवरुद्ध कर देंगे। जल्दी से अपनी आंखें खोलते हुए
जियो यान पत्थर के बिस्तर से कूद गया और पीछे से युनजी को बेतहाशा पकड़ लिया। जब जियो यान के हाथों ने उसकी नरम पतली कमर को छुआ तो युनजी का शरीर अचानक सख्त हो गया। उसने पलटकर जियो यान के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। हालांकि उसकी खराब हालत में जियाओ यान के चेहरे पर पड़ा उसका हाथ बिल्कुल भी मजबूत नहीं था, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो किसी प्रेमी की मालिश करने की कोशिश कर रही है। बड़ी बहन, अगर तुम भागकर अपना होश खो दोगी तो क्या होगा? तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ जादुई जानवर भी हैं जो मानव महिलाओं में रुचि रखते हैं। उदाहरण के लिए कोएप। जब कोएप शब्द उसके कान में गया तो युनजी का चेहरा बहुत पीला पड़ गया। उसने इस घिनौने नाम वाले भद्दे जानवर के बारे में भी सुना था। इस गंदे प्राणी द्वारा उठाए जाने की संभावना के बारे में सोचते ही उसे बीमार महसूस होने लगा। न तो बाहर निकल पाना और न ही आगे रुक पाना युनजी को चिंता से पागल कर रहा था। उसका छोटा सा मुंह अचानक चौड़ा हो गया और उसने जियाओ यान के कंधों को काट लिया। हालांकि एक पुरुष गंध के इतने करीब होने के कारण उसके अंदर की गर्मी अचानक बढ़ गई और बढ़ गई, जैसे कि एक जलाऊ लकड़ी एक तीव्र लौ से टकराती है। जियाओ यान के कंधों पर काटने वाले छोटे से मुंह ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। एक छोटी सी जीभ चुपके से बाहर निकली और हल्के से छोटे घाव को चाटने लगी। उसके कंधों से ठंडक और नमी का एहसास होने से जियाओ यान का शरीर कांपने लगा। उसने बहुत कोशिशों से जो इच्छा की ज्वाला दबाई थी वो अचानक फूट पड़ी और एक बार फिर से भड़क उठी। उसने अपनी बाहों में नरम पतली कमर को कसकर जकड़ते हुए धीरे धीरे अपनी बाहों में ज्यादा ताकत लगाई। अपनी चकित अवस्था में जियाओ यान ने अपना सिर नीचे किया और अपने होठों पर एक कोमलता महसूस की। उसने अपना मुंह खोला, जिससे एक छोटी सी नम जीभ रहस्यमय तरीके से अंदर आ गई। जब दो जीभें अप्रत्याशित रूप से आपस में जुड़ गई तो जियाओ यान की आंखें अचानक चौड़ी हो गई। उसका शरीर अचानक जम गया था, जैसे बिजली गिर गई हो। उस पल उसके दिमाग में सिर्फ एक वाक्य घूम रहा था, मैंने अपना पहला चुंबन खो दिया है।